नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मात्रक और मापन के इस 12वें लेक्चर में, जिसमें अपन कोण के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोण कौन सी भौतिक राशि होती है। यदि आपको याद हो तो अपन ने दो तरह की भौतिक राशियां पढ़ी हैं, मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियां। लेकिन कोण इन दोनों में से किसी भी वर्ग में नहीं आता है। तो आज के इस लेक्चर में हमें यही देखना है कि कोण को कौन से वर्ग में रखा गया है या फिर कोई अलग वर्ग इसके लिए बनाया गया है और क्या इतिहास रहा है इसका। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालोगे आप, कोण का वर्गीकरण। पिछला टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया था। अपन मात्रकों की प्रणालियां पढ़ रहे थे। दो तरह की प्रणालियां अपन ने पढ़ी थी वहां पर। परंपरागत मात्रक प्रणालियां, उसमें तीन अपन ने पढ़ी, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। दूसरा एसआई मात्रक प्रणाली। तो यहाँ पर एक ये अलग ही टॉपिक है छोटा सा, जिसे हमें पढ़ना है। तो आप नोट लगा करके इसे लिख लो। पिछला टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया था। नोट लगा करके आपको हेडिंग डालनी है नीचे, कोण का वर्गीकरण। कोण का वर्गीकरण। तो कोण का वर्गीकरण, इसे हमें समझना है। सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि कोण होता क्या है। कोण ये दो प्रकार का होता है। पहला समतल कोण, समतल कोण, और दूसरा है घन कोण। क्या होता है समतल कोण? समतल कोण एक ही बिंदु से निकलने वाली, जैसे ये कोई बिंदु है और इससे दो रेखाएं निकल रही हैं। ये ओ बिंदु से दो किरणें निकल रही हैं, एक ओ ए किरण और दूसरी ओ बी किरण। रेखाएं नहीं कहेंगे, किरण शब्द ज्यादा सही है यहाँ पर। और ये जो इन दोनों के बीच का खुलाव है, ये इसे ही समतल कोण कहा जाता है। समतल कोण, समतल कोण। फिर से सुनो, एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच के खुलाव या अंतर को कोण कहा जाता है। यहाँ पर दो किरणें हैं, एक ओ ए किरण और दूसरी ओ बी किरण। ये ओ बी किरण और ये हैं ओ ए किरण। वैसे कोण के बारे में मैंने आपको त्रिकोणमिति में पढ़ा दिया है। पहला ही जो लेक्चर अपन ने लिया था, जो टॉपिक लिया था, वो शायद कोण ही था। तो वहां से भी आप इसे देख सकते हो। तो एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच का ये जो खुलाव या अंतर है, इसे कोण कहते हैं। किरण क्या होती है, इसे भी आप समझ लो। इंग्लिश में इसे रे कहते हैं। और किरण का मतलब है कि एक निश्चित बिंदु से शुरू होगी और फिर ये जो रेखा है वो चलती चली जाएगी अनंत तक। तो निश्चित बिंदु से शुरू और ये अनंत तक। घनकोण किसे कहते हैं? घनकोण क्या होता है? मान लो ये कोई एक गोला है, ठोस गोला। ये ठोस गोला है कोई, और ये इसका केंद्र है ओ। इस ठोस गोले की सतह के किसी क्षेत्रफल द्वारा, जैसे ये इस ठोस गोले का एक क्षेत्रफल है जिसे मैं ए नाम दे देता हूं। इस क्षेत्रफल द्वारा इसी गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित किया जाएगा, ये इसे ठोस कोण या घन कोण कहते हैं। घन कोण। और इसे ओम से प्रदर्शित किया जाता है, समतल कोण को थीटा से। तो फिर से सुनोगे आप इसकी डेफिनेशन को। एक गोले की सतह के किसी क्षेत्रफल द्वारा उस गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित किया जाता है, उसे घन कोण कहा जाता है। तो लिखना है हमें इन दोनों परिभाषाओं को, समतल कोण और घन कोण की परिभाषा को।
अच्छा, एक बात और आपको समझनी है यहाँ पर, कोण को पहले पूरक राशियां नामक एक अलग वर्ग बनाया गया था। पूरक राशियां करके एक अलग से वर्ग बनाया गया था भौतिक राशियों का। मैंने आपको पहले भी ये बात बता दी है कि भौतिक राशियों को दो वर्गों में बांटा गया। दो वर्ग कौन से? पहला मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां, और दूसरा क्या था? व्युत्पन्न भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। और दोनों को मैंने आपको विस्तार से समझा दिया है। इन दोनों के अलावा कोण को तीसरे वर्ग में रखा गया, पूरक राशियां करके एक वर्ग बनाया गया, पूरक भौतिक राशियां करके, पूरक भौतिक राशियां या पूरक राशियां। और इस वर्ग में कोण को रखा गया था, मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियां, इन दोनों वर्गों से एक अलग वर्ग बनाया गया पूरक भौतिक राशियां करके, और उसमें इसको रखा गया। बाद में जाकर के इस तीसरे वर्ग को हटा दिया गया और इन्हें इसी वर्ग में रख दिया गया, व्युत्पन्न भौतिक राशियां करके। इसका एक उपवर्ग बनाया गया, विमा रहित व्युत्पन्न भौतिक राशियां, विमा रहित व्युत्पन्न भौतिक राशियां, विमा रहित व्युत्पन्न भौतिक राशियां। और इस वर्ग में फिर कोण को रखा गया। ये जो समतल कोण और घन कोण है, इनको इस वर्ग में रख दिया गया, जो कि उपवर्ग था व्युत्पन्न भौतिक राशियों का, विमा रहित व्युत्पन्न भौतिक राशियां। विमा रहित का क्या मतलब है ये अभी आपको समझ आएगा नहीं, और यहाँ पर अपन समय खराब करेंगे भी नहीं इसके लिए, क्योंकि आगे ये हमें विस्तार से पढ़ना है। अगला जो टॉपिक है अपना वो यही रहने वाला है। एक दो लेक्चर अभी लगेंगे और उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो हमें विमा और विमीय सूत्र, इस तरह से दो तीन टॉपिक हमें पढ़ने हैं छोटे छोटे, और उसके बाद एक और टॉपिक अपना और बचेगा इसमें, और फिर ये चैप्टर अपना समाप्त हो जाएगा। तो लिखते हैं इसे। तो जिस तरह से मैं आपको लिखवाता हूँ अब, उस तरीके से आपको लिखना है इन्हें। ये जो जानकारी मैंने आपको बताई है उसे लिखना है हमें। समतल कोण और घन कोण को पहले एसआई पद्धति में पूरक राशियां सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, समतल कोण और घन कोण को पहले एसआई पद्धति में पूरक राशियां नामक एक तीसरे वर्ग में रखा गया था, एक तीसरे वर्ग में रखा गया था। तीसरा वर्ग क्यों? क्योंकि दो वर्ग पहले ही थे, एक तो मूल भौतिक राशियां और दूसरा व्युत्पन्न भौतिक राशियां। इसमें आगे लिखना है, आगे चलकर भौतिकी से इस तीसरे वर्ग को, इस तीसरे वर्ग को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और इन्हें विमा रहित व्युत्पन्न
राशियों नामक, इंग्लिश में भी लिख लो इसे, विमा रहित व्युत्पन्न राशियों। डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। और इन्हें विमा रहित व्युत्पन्न राशियों नामक वर्ग में रखा गया और आज अपन इन्हें इसी नाम से जानते हैं, विमा रहित व्युत्पन्न राशियां। अब नीचे लिखना है कोण को, तो पहला समतल कोण, यहां पर आप हेडिंग डालोगे समतल कोण। समतल कोण, प्लेन एंगल। थीटा, थीटा से इसे निरूपित किया जाता है। चाहो तो आप ऊपर लिख सकते हो, कोण दो प्रकार का होता है, एक समतल कोण और दूसरा घन कोण। इसमें आपको परिभाषा लिखनी है। एक ही बिंदु से शुरू होने वाली, एक ही बिंदु से शुरू होने वाली दो किरणों के बीच के खुलाव या अंतर को कोण कहा जाता है, समतल कोण कहा जाता है। दो प्रकार लिखे हैं ना अपन ने, तो यहां पर आएगा समतल कोण को समतल कोण कहा जाता है। तो एक ही बिंदु से शुरू होने वाली दो किरणों के बीच के खुलाव या अंतर को समतल कोण कहा जाता है। इसका मात्रक क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा ही मात्रक क्या है समतल कोण का, वो होता है रेडियन। इंग्लिश में इसको इस तरह से लिखा जाता है रेडियन, और शॉर्ट में इसको लिखा जाता है RAD करके। तो जहां पर भी RAD लिखा हुआ मिले आपको रेडियन ही समझना है उसे। और अब देख लेते हैं दो किरणें मैं बना देता हूं यहां पर। चलो ऐसे ही बनाते हैं। एक तो किरण हो जाएगी ये, और एक हो जाएगी ये, या फिर ऐसे नहीं लिखते हैं क्योंकि वृत्त के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बना होता है ये कोण, तो उसी तरह से अपन लिखते हैं। एक वृत्त मैं बना लेता हूं। ये एक वृत्त है और इसका सेंटर, ये सेंटर, और जिन दो किरणों की बात करी है मैंने वो किरणें हैं ये। या तो आप कोण की परिभाषा इस तरह से लिख सकते हो, या फिर कोण की परिभाषा एक और तरह से लिखी जा सकती है। वृत्त के चाप द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है, जो कोण अंतरित किया जाता है, उसे समतल कोण कहते हैं। इस कोण की अपन बात कर रहे हैं, वृत्त का चाप यानी इसकी बात कर रहा हूं। ये जो वृत्त की परिधि होती है उसका हिस्सा, ये यहां पर चाप हो जाएगा, चाप आर्क।
तो ये जो चाप इस वृत्त के केंद्र पर ये जो कोण अंतरित कर रहा है, ये कोण, इसे समतल कोण कहा जाता है। तो इसी तरह से हमें लिखना है इसे, एक आर्क अपन बनाएंगे और उसमें इस कोण को दर्शाएंगे। तो बना देता हूं मैं। इस आर्क की बात कर रहा हूं मैं, ये एक वृत्त की परिधि का हिस्सा है। ये एक वृत्त की परिधि का हिस्सा है और उस वृत्त की त्रिज्या r है, ये वृत्त का केंद्र O है और ये थीटा। चलो इसे मिटाता हूं मैं एक बार, थोड़ा अच्छे से ही बना लेते हैं डायग्राम को, क्योंकि डायग्राम से हमें अच्छे से समझ आएगा। एक वृत्त आप बना लेना। तो ये एक वृत्त अपन ने बना लिया और अब इसमें ये वृत्त का सेंटर है और यहां पर हमें लेना है एक आर्क। ये अपन ले लेते हैं आर्क, यहां से लेकर के यहां तक वृत्त की त्रिज्या r है जो हमें दी हुई है, और ये जो आर्क है वो इस सेंटर पर जो कोण बनाएगा, जो कोण अंतरित करेगा, उसे समतल कोण कहा जाएगा। वृत्त की त्रिज्या r है, वृत्त का केंद्र O है और इस आर्क द्वारा जो कोण अंतरित किया जाएगा उसे थीटा कहेंगे, समतल कोण। और आर्क की लंबाई ले लेते हैं L, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की ये जो लंबाई है ये L है जो हमें दी हुई है। तो फॉर्मूला क्या होगा समतल कोण का, वो होगा समतल कोण थीटा बराबर चाप की लंबाई L बटे त्रिज्या की लंबाई, या त्रिज्या कर देता हूं R। इसलिए मैंने वृत्त बनाए क्योंकि हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ती, और यदि दो किरणें अपन ले लेते तो वहां पर त्रिज्या कहाँ से आती, तो वहां हमें समझने में कठिनाई होती। इस वजह से हमें ये लेना पड़ा वृत्त। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। समतल कोण थीटा बराबर चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या। अब यहां से इसकी विमा भी लिख लो। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र होता है। विमीय सूत्र को लिखा जाता है इस तरीके से, यहाँ m की पावर 0 है, l की पावर 0, t की पावर 0। इसे बाद में अपन समझेंगे, लेकिन m, l और t का यहाँ पर क्या मतलब है। तो m का मतलब तो है मास, द्रव्यमान, l का मतलब लेंथ, और इसका मतलब होता है टाइम। ये वही है जो अपन ने मूल भौतिक राशियां पढ़ी थी, 7 प्रकार की पढ़ी थी। यहाँ पर केवल 3 के रूप में हमने लिखा है, बाकी बाद में हम इनको समझेंगे। ये जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, इसे बाद में अपन समझ लेंगे। आपको केवल ध्यान रखना है कि विमीय सूत्र होता है इसका m0, l0, t0। अब इसी में आप दूसरा जो प्रकार है कोण का वो लिखोगे। दूसरा प्रकार है घन कोण। घन कोण, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल।
और इसको इस तरीके से दर्शाया जाता है। और यहाँ पर भी हमें एक ये बना लेते हैं। ये एक गोला है और इस गोले पर हमें कोई क्षेत्र लेना है, कोई क्षेत्रफल लेना है, एरिया। मान लो मैं ये एरिया ले लेता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये एरिया और इसका मान है ए। तो ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल जितना कोण अंतरित करेगा यहाँ इस गोले के केंद्र पर, आर गोले की त्रिज्या है, इसे घनकोण कहा जाएगा। और अच्छे से यदि मैं आपको समझाऊं तो एक रैंडम क्षेत्रफल अपन ले लेते हैं। ये क्षेत्रफल अपन ने लिया ए, ये किसी गोले की सतह का क्षेत्रफल है। तो यहां से जो कोण बनेगा, एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है वो कुछ इस तरह का दे रखा है, इससे आपको समझने में आसानी होगी। ये गोले का सेंटर है ओ, ये गोले की त्रिज्या आर, ये एरिया जो इस गोले के केंद्र पर जो कोण बनाएगा, इस कोण की मैं बात कर रहा हूं। ये जो कोण, इसको घनकोण कहा जाएगा। तो या तो आप ये डायग्राम बना लेना या फिर ये डायग्राम बना लेना, ये ज़्यादा सही है समझने के लिए, क्योंकि वहाँ पर हमें ये पता नहीं चल रहा कि किस एरिया की या फिर एरिया जो कोण अंतरित कर रहा है वो किस तरह से कर रहा है। यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि ये एरिया है और ये जो इसके केंद्र पर, इस गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित कर रहा है, ये यहाँ पर अच्छे से हमें दिख रहा है, इसे ठोस कोण कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे, इसमें पहले इसकी परिभाषा अपन लिख लेते हैं और इसे मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर। अगर बना लिया है तो ठीक है, उसमें भी कुछ गलत नहीं है, बाकी ये जो डायग्राम है वो ज़्यादा सही है। घनकोण की डेफिनेशन लिखो। एक गोले की सतह के किसी क्षेत्रफल द्वारा, एक गोले की सतह के किसी क्षेत्रफल द्वारा ये फिर से इधर हो गया हमें, क्षेत्रफल द्वारा एक गोले की सतह के किसी क्षेत्रफल द्वारा उस गोले के केंद्र पर, उस गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित किया जाता है या बनाया जाता है, जो कोण अंतरित किया जाता है उसे घनकोण, सॉलिड एंगल कहा जाता है।
कहा जाता है। तो एक गोले की सतह के किसी क्षेत्रफल द्वारा उस गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित किया जाता है उसे घनकोण कहा जाता है। ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ऐसा ही मात्रक होगा इसका स्टेरेडियन। स्टेरेडियन इंग्लिश में स्टेरेडियन, और संक्षेप में इसको SR करके लिखा जाता है। इसका सूत्र हो जाएगा घनकोण ओम बराबर क्षेत्रफल और किस क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं? हम उस क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं जो क्षेत्रफल कोण अंतरित कर रहा है। ये आपको याद रखना है। नीचे R आपको पता है, यहाँ पर त्रिज्या है, तो त्रिज्या का स्क्वायर, और इसका जो मात्रक होगा, सॉरी मात्रक तो अपन ने लिख ही लिया है, विमा लिखनी है, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, और इसका भी विमीय सूत्र वही हो जाएगा M0L0T0। विमीय सूत्र ऐसा है, इसी वजह से इनको विमा रहित व्युत्पन्न राशियां कहा जाता है। तो कोण के जो दोनों प्रकार थे वो अपन ने समझ लिए हैं, समतल कोण और घन कोण। परिभाषाएं मैंने आपको अच्छे से समझा दी हैं और डायग्राम से भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है इनको। ये सूत्र आपको याद होने चाहिए। समतल कोण का सूत्र क्या होता है? चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। घन कोण का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कौन सा? जो क्षेत्रफल उस गोले के केंद्र पर कोण अंतरित करेगा, जिसकी अपन बात कर रहे हैं, उस क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। बाकी बाद में हम इनको समझ लेंगे, ये फॉर्मूले आए कहाँ से हैं या फिर ऐसे ही क्यों हैं, बाद में हम इनकी कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। और इसी के साथ आज का ये जो लेक्चर है वो अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।